नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां पिथौरागढ़ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां तेज की गई हैं। तो पीएम मोदी आने वाले हैं और इसी को लेकर आगामी दिनों में उनका ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव भी है। लगातार धामी इस बात को कहते नजर आए हैं, उत्तराखंड को सौगात देकर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांत जिले पिथौरागढ़ के गूंजी का दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पीएम मोदी के आने का उत्तराखंड वासियों को इंतजार रहेगा। उन्होंने आगे भी कहा कि जब भी प्रधानमंत्री राज्य में पहुंचते हैं तो कुछ न कुछ उपहार जरूर देखे जाते हैं। हाल ही में राज्य को वंदे भारत एक्सप्रेस से नवाजा गया है। उम्मीद है कि अब जब भी प्रधानमंत्री मोदी इस बार भी आएंगे तो कुछ सौगात जरूर उनको देंगे। तो पीएम का उत्तराखंड से विशेष लगाव भी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के देश में 51 जगह पर रैलियां होनी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी पीएम का दौरा विशेष तौर से अहम माना जा रहा है। देश भर के अंदर उनके कार्यक्रम होने हैं। उस कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तराखंड वासियों को भी हमेशा उनका इंतजार रहता है कि वो उत्तराखंड आएँ और यहाँ की भूमि से उनका विशेष लगाव है। और उसके कारण से वो जब भी उत्तराखंड आए हैं तो उत्तराखंड को सौगात देकर गए हैं। अभी हमको वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, उन्होंने 9 रत्न दिए हैं विकास के। निश्चित रूप से इन सब के कारण से हर उत्तराखंड वासी उनका इंतजार करता है। वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोगों से मिलेंगे भी और आगे के कार्यक्रमों को भी बढ़ाने का जो है उनका आह्वान रहता है हमेशा। इधर देहरादून से बड़ी खबर है, आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। अधिकारियों को इस बाबत जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होगी। धामी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय में बैठक होना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चला है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मुख्य रूप से कैबिनेट बैठक में स्क्रैप पॉलिसी के बाद अब कंडम वाहनों को बिक्री के लिए नीति का प्रस्ताव, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का अलग कैडर बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर है, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। तो कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगने की संभावना जाहिर की जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि अतिक्रमण को लेकर लगातार मुख्यमंत्री ने अपने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया था, अपने मंत्रियों को निर्देशित किया था कि कहीं भी राज्य में अतिक्रमण न होने पाए। और आज की जो बैठक है वो स्क्रैप से जुड़ी हुई बताई जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज की बड़ी खबर उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक है। जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जाएंगे। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है उन पर मुहर लगेगी। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश आज दिए जाएंगे। इधर हरिद्वार में सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर रोडवेज बस जो है पलटी है। 41 लोगों से भरी हुई बस थी, जिसमें मासूम समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हैं। चंडी चौकी हरिद्वार के पास की घटना है। इधर मौके पर स्थानीय पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो फिलहाल तस्वीरें जरा आप देखिए। मासूम समेत 2 लोगों की मौत हुई है। चंडी चौकी हरिद्वार के पास ये बड़ी घटना हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हरिद्वार से, जहां चंडी चौकी हरिद्वार के पास बस के पलटने का मामला सामने आया। बड़ी घटना सामने आई है। मौके पर किस तरीके से स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं, राहत बचाव काम चल रहा है। घटना स्थल पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके से ये बस जो है वो पलट गई है। चंडी चौकी हरिद्वार के पास ये बड़ी घटना घटी, जहां पर कहा जा रहा है कि मासूम की इस पे भी मौत हुई है। तो फिलहाल तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर बस का पलटने का मामला सामने आया। संवाददाता संजय पुंडीर इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संजय, कैसे हादसा हुआ था, कब हादसा हुआ था और अभी घायलों की स्थिति कैसी?
देखिए, आज सुबह की ये बड़ी ही दुखद खबर है जो नजीबाबाद से हरिद्वार की ओर एक यात्रियों से भरी हुई बस हरिद्वार पहुंचने ही वाली थी, लेकिन हरिद्वार से कुछ ही पहले ये एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यानी कहा जा सकता है कि दो लोग इसमें सवार थे, जो तीर्थ यात्री इसमें सवार थे वो मूल रूप से नेपाल के रहने वाले थे। हालांकि इस घटना में एक मासूम बच्ची जो 10 माह की थी और एक कंडक्टर था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जो अन्य तीर्थ यात्री जो घायल थे उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। अगर अभी की बात की जाए तो अभी करीब 37 लोगों का हरिद्वार जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो बाकी के बचे हुए लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल है, उन्हें एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। इस घटना के बाद जो हरिद्वार जिले के बड़े अधिकारी है वो मौके पहुंचे और लगातार ही घायलों का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल संजय, देखिए हम ये तो बता रहे हैं कि 41 सवारियां, 41 श्रद्धालु उसमें सवार थे। क्या वाकई संख्या 41 थी? क्या ओवरलोडेड थी बस? हादसे की जो असल वजह पुलिस अभी क्या बता पा रही है? देखिए, लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से कई बार खबर भी प्रकाशित की है कि जो परिवहन विभाग है वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाह है, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवहन विभाग जो कार्रवाई है वो नाम मात्र करता है। बीते दिनों भी लगातार नाम मात्र ही कार्रवाई की थी। यही वजह है कि जो ये बस थी ये ओवरलोडेड थी, यानी कहा जा सकता है कि क्षमता से ज्यादा जो यात्री थे वो इस बस में सवार थे। यही वजह है कि ये अनियंत्रित हो गई और दुर्घटना का शिकार हो गई। लेकिन हम देखते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है, जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं, जब 1 से 2 दिन तक एक अभियान चलाया जाता है, कहा जाता है कि जो परिवहन विभाग है या फिर अन्य कोई जिम्मेदार विभाग है वो इस तरह के हादसों पर रोक लगा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को दिखाई दे रही है, क्योंकि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जो एक रोडवेज बस होती है उसे जितनी उसकी क्षमता होती है उतने ही यात्री ले जाने की वो होती है। लेकिन यहाँ हम देखा है कि जो बस थी वो पूरी तरह ओवरलोडेड थी, कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो गई। दीपिका, जाहिर सी बात है संजय, ये ओवरलोडेड बस ही थी जो कि हादसे का शिकार हुई है। वो जगह भी हम दिखा रहे हैं, वो रोड भी दिखा रहे हैं, बेहद संकीर्ण ये जगह बताई जा रही है जहां से ये जो बस है वो गुजर रही थी। संजय, आप बने रहिएगा, इस पूरी खबर पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आगे की खबरों में भी आपका रुख करेंगे। चलिए, इस बीच आपको बता दें कि आज पहलवानों ने हरिद्वार में अपने मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने उन्हें मना लिया। फिलहाल मेडल नहीं बहाए जाएंगे। किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि हमने सरकार को 5 दिन का वक्त दिया है। हमने खिलाड़ियों को समझाया है कि वह मेडल गंगा जी में विसर्जित न करें। गंगा जी में अस्थियां विसर्जित की जाती हैं, मेडल नहीं। वहीं हरिद्वार में श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम का कहना है कि हर की पैड़ी को किसी भी सूरत में राजनीति का केंद्र नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि हर की पौड़ी पूजन का स्थान है, धार्मिक आस्था का केंद्र है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पता नहीं क्या कदम उठा ले इस तरह का। यहाँ तो यहाँ आपात बैठक होकर हमें 2 ही घंटे में पता लगा, तो हम बड़े जल्दी में यहाँ से आए। बच्चों ने कोई नहीं बता, बच्चे इतनी तोहिन मान रहे। जो परसों की घटना है तो बहुत तोहिन है। या बातचीत होगी या मीटिंग होगी, रात को क्या होगी बातचीत? मीटिंग वहाँ से सोरम सरुखा पंचायत है, वहाँ से मुझे किसान यूनियन की, तो किसानों के लिए हो बातचीत, वो खाप की होगी। जो महत्वपूर्ण निर्णय ले जाए खाप के लिए जाए। ये हर की पौड़ी माँ गंगा का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है। स्नान, ध्यान, पूजा, अस्थि विसर्जन अपने कर्मकांड का क्षेत्र है। और हमारी उन सब खिलाड़ियों से प्रार्थना है कि वह इसे किसी भी रूप में राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, अपने आंदोलन को रफ्तार देने के उद्देश्य से इस स्थान का प्रयोग न करें। यह धार्मिक क्षेत्र है, धर्म के आधार पर यह कार्य करें और अधार्मिक कार्य को किसी भी रूप से न करें। इसे भारत में, इतिहास में, हरिद्वार में यहाँ पर आज तक किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन की भूमिका हर की पौड़ी क्षेत्र में नहीं रही है। केवल धार्मिक आंदोलन यहाँ से चले हैं, धार्मिक आंदोलन को यहाँ गति मिली है और यह धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र का महत्व है यहाँ पर, उसी का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय लगातार बने हुए हैं। संजय, देखिए हमने जिस तरीके से देखा किस तरीके से नाराज पहलवान दिल्ली से कूच करते हैं हरिद्वार की ओर, और किस तरीके से मेडल बहाने की और प्रवाहित करने की बात करते हैं नरेश टिकैत, उन्हें रोकते हैं। इस बीच यहाँ पर गंगा सभा हरिद्वार का विरोध भी सामने आता है। तो क्या लगता है, यदि इन पहलवानों को पहले से ही रोक लिया जाता या फिर गंगा हरिद्वार जो सभा है इसका पहले विरोध करती तो उतना घटनाक्रम निर्मित ना होता? ये विरोध के स्वर बाद में ना उठे, आपको नहीं लगता ऐसे?
देखिए दीपिका, लगातार ही पिछले 1 माह से जंतर मंतर पर लगातार ही जो पहलवान है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें न्याय न मिलने के बाद उन्होंने हरिद्वार का रुख किया है। उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर जिस तरह से लगातार सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारी सूद नहीं ले रहा है और लगातार कई मेडल भी उन्होंने हासिल किए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने की बात इन्होंने कही थी। लेकिन जिस तरह से देर शाम सभी खिलाड़ी हरिद्वार पहुंचे थे, साथ में उनके परिजन भी थे, उनका यही कहना था कि हम इन मेडलों का करेंगे क्या, क्योंकि जब सरकार ही हमारी सूद नहीं ले रही है तो मेडल का करेंगे क्या। लेकिन इस दौरान हमने देखा है कि इनके पहुंचने से पहले ही जो गंगा सभा के पदाधिकारी है उन्होंने विरोध किया था। लेकिन बावजूद उसके भी जो खिलाड़ी थे, जो पहलवान थे, वो हरिद्वार पहुंच चुके थे। उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसानों का एक गुट हरिद्वार पहुंचा था, उन्होंने इनसे बात की है, बातचीत करके एक समाधान निकालने की बात की। अगर आने वाले 5 दिनों में भी इनकी सुनवाई नहीं होती है तो उसके बाद आगे क्या निर्णय लिया जाता है। देखिए, आगे जो 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है संजय, उस पर विचार विमर्श होगा और देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं ना कि इस पूरे घटनाक्रम में यदि हम इस आंदोलन की बात करते हैं, इस विरोध की बात करते हैं, इसमें राजनीतिक रंग चढ़ता जा रहा है। हरिद्वार की बात करते हैं, हम उत्तराखंड का रुख किया जा रहा है पहलवानों के द्वारा। आगे वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर जो भी प्रदर्शन कर रहा हो, ये आके इस राज्य को, देवभूमि को कहीं ना कहीं अपने आंदोलन का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी होगी। देखिए दीपिका, हरिद्वार एक आस्था की नगरी है और यहाँ पर पूजा पाठ जैसे कर्मकांड जैसे धार्मिक पूजा होती है। हालांकि जो गंगा सभा के पदाधिकारी है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसी भी सूरत में हम हर की पौड़ी या धार्मिक स्थल को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हालांकि उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि खिलाड़ियों से भी एक निवेदन किया है कि यहाँ इस तरह का केंद्र ना बनाए, क्योंकि हमने देखा है कि जब इस तरह की सूचना मिली पुलिस पूरी तरह अलर्ट थी, क्योंकि जो वर्षों तक मेहनत करके मेडल हासिल किए जाते हैं उसे बहाना, उसे गंगा में प्रवाहित करना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि जो सरकार के अधिकारी हैं वो भी इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आने वाले दिनों में 5 दिन के बाद किस तरह का निर्णय लिया जाता है, किस तरह से आगे बातचीत होती है, आगे वाला वक्त बताएगा। लेकिन जरा बहुत संक्षेप में बताइएगा कि इस वक्त हरिद्वार का माहौल वापस से नॉर्मल हो गया है, सामान्य हो गया है? देखिए, अगर कल की बात की जाए, कल एक आस्था का पर्व भी था, गंगा दशहरा भी था, लेकिन उसी बीच पहलवानों के आने से कहीं ना कहीं जो भारी भीड़ थी वो हरिद्वार पहुंच गई थी। किसानों के कई गुट और जो अन्य विपक्षी दल है, उसमें आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस नेताओं की बात की जाए, वो कहीं ना कहीं हर की पौड़ी पहुंच गए थे। उन्होंने भी साफ तौर पर इनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक एक रूप दिया जाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जो गंगा सभा के अधिकारी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में हम हर की पौड़ी या फिर किसी धार्मिक स्थल को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे। दीपिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। इस बीच खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी विकास नगर की, जहां विकास नगर में गांव आदूवाला के एक मंदिर प्रांगण में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से स्कूल रेडीनेस मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें सरकार की ओर से बनाए गए सरकारी स्कूलों की विशेषताएं, महत्व और कार्य प्रणाली की जानकारी गांवों के प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मेले में स्कूलों में कराए जा रहे 5 विकास, शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, भाषा और गणितीय विकास इसमें शामिल है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में मिलने वाली अन्य सेवाओं जैसे कि पूरक पोषाहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण जैसी सेवाओं की भी जानकारी दी गई है। लगभग आपको बता दें कि 90 जो गांव हैं उसमें कार्यक्रम का इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है। हाँ, हम एक एनजीओ से है, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। हम जो क्लास 1 में बच्चे आ रहे हैं उनके साथ मेला कर रहे हैं। उस मेला का नाम है रेडीनेस मेला, ये हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। इसमें बच्चों को सिखाया जा रहा है स्कूल जाने से पूर्व तैयार कि बच्चों को कितना आता है, जैसे गिनना आ रहा है, पहचान करवानी है, अक्षर पहचान, कि बच्चा क्लास 1 में जा रहा है तो वो कौन कौन सी चीज़ें आगे जाके क्लास में सीख। इसका उद्देश्य है कि बच्चे को जो चीज़ें आ रही है, जो नहीं आ रही है, वो मम्मी अपने घर पे बच्चों के साथ करवाए, जो चीज़ें बच्चों को नहीं आ रही। रुड़की के मंगलौर में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। पुलिस ने गोदाम मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को 10,000 रुपए का चालान किया है। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। सीओ बीएस चौहान ने बताया है कि अभियान आगे भी लगातार चलता रहेगा।
इधर उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में गुलदार की दहशत लगातार बनी है। लगातार जंगली जानवरों का आतंक झेल रहे पीड़ित परिवारों का हालचाल पूछने डीएफओ अमरेश कुमार उनके घर पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि विकास नगर में सोलाकुई क्षेत्र में गुलदार की दस्तक से लोग सहमे हुए हैं। हालांकि रेंजर सहित कुछ वन्यकर्मी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। इधर विभाग की ओर से कोई ठोस कदम न उठाने के कारण एक के बाद एक कई गुलदार आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई देने अब लगे हैं। ऐसे में लोगों में वन विभाग के खिलाफ खासा गुस्सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद प्रशासन की आंखें खुली और प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। साथ ही मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये लकड़ी बीनने के लिए गई थी तो वहाँ पे सुबह की घटना है। वहाँ पे हाथी ने इनको दौड़ाया, जिस कारण इनको चोट आई है हाथी की वजह से। और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि हाथी से इनको चोट आई है। तो जो भी इनका भी कोई प्रार्थना पत्र इस संबंध में प्राप्त नहीं हुआ है, तो नियमानुसार जो भी इनका होता है चोट की प्रकृति के हिसाब से तो धराशायी पूरी भुगतान की जाएगी। देखिए, जंगली जानवर तो जंगल में रहते हैं, अगर कहीं कोई सड़क बाहर आता है तो इसका कोई वो है नहीं प्रकृति ना। अब मानव से इसका बहुत ज़्यादा वो हो रहा है उसका वो, इसके थोड़ा सा प्रकृति में इसके स्वभाव में कहीं परिवर्तन आया है। जरूर लोगों को जागरूक करने का ही प्रयास किया जाता है कि भाई लोग न जाए, अगर जाए तो समूह में जाए। शायद वो अगर अकेले होती तो उसमें ज़्यादा गंभीर चोट आती कि कई महिलाएं थी तो इनकी जान बची। पर्याप्त टीमें हैं, अगर कोई असरता पड़ेगी तो पूरे डिवीजन स्तर से टीमें इनको प्रोवाइड की जाएंगी। हमारे जो रेंज अफसर हैं इनके पास 2-2 रेंजर इंचार्ज है वहाँ का। इसके अलावा हमारा वन सुरक्षा दल की टीम है। इसके अलावा और भी टीमें गठित कर दी गई हैं, 2 टीमें। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। 5 जून तक मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। अल्मोड़ा में आपको बता दें कि मौसम बेहद खराब है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल आगे भी इस तरह का मौसम रह सकता है, इसका अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश अब शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा चल रही है, इसी के मद्देनजर मौसम विभाग ने तमाम श्रद्धालुओं को भी आगाह किया है, अपना ख्याल रखने के लिए कहा है। देखिए, मौसम विभाग का अलर्ट है और ये कहें जिस तरीके से चक्रवात बन रहा है, इसका असर न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में बल्कि मैदानी एरिया में भी दिखाई दे रहा है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट बदली है। तो फिलहाल अल्मोड़ा का ये नजारा आप देख पा रहे हैं। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का मौसम बना रहेगा। तो 5 जून तक इस तरह का मौसम बना रहेगा, इसके लिए अलर्ट जारी किया गया। तो अल्मोड़ा में मौसम खराब हुआ है। चमोली में सहकारी बैंक के एटीएम वैन इन दिनों बद्रीनाथ धाम में चर्चा का विषय है। दरअसल पिछले 1 महीने से बद्रीनाथ धाम में एटीएम में पैसे नहीं है, वहीं एटीएम केवल शोपीस बने हैं। इसके बाद बैंक की एटीएम वैन यात्रियों को पैसा निकालने में अब मदद कर रही है। रुद्रप्रयाग के अध्यक्ष गजेंद्र रावत ने कहा कि बैंक की दोनों एटीएम वैन से यात्रियों को काफी मदद मिल रही है। आपको ये बता दें कि चमोली जिले के एटीएम वैन ने अभी तक 80 लाख से ऊपर और रुद्रप्रयाग की एटीएम वैन ने 40 लाख तक की लोगों को मदद की है। जी, चमोली जिला सहकारी बैंक के द्वारा जो एटीएम कैश वैन का संचालन विगत 2-3 वर्षों में से किया जा रहा है, उसका यदि मैं आपको उसका पूरा डिटेल आंकड़ा अगर आपको बताऊं तो आज तक हमने एटीएम कैश वैन के माध्यम से 8 करोड़ 23 लाख रुपया हमने इससे खाता धारकों ने और आम जनता ने कैश वैन के माध्यम से आहरण किया है। और इसकी सुविधा मैं ये कह सकता हूँ कि जो दूर दराज के हमारे क्षेत्र हैं, बॉर्डर के इलाके हैं, माणा हुआ, नीति हुआ, मलारी हुआ, और अब सोनप्रयाग का जो हमारा क्षेत्र है, रामपुर का जो हमारा क्षेत्र है, केदारनाथ यात्रा के जो मुख्य पड़ाव हैं, वहाँ वर्तमान में बैंकिंग सुविधा न होने के कारण आजकल हमारी एटीएम वैन के माध्यम से तीर्थयात्री, पर्यटक तमाम इस कैश वैन का उपयोग कर रहे हैं। इधर यूपी में त्रिवेंद्र रावत को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 5 सीटों के लिए महाजन संपर्क अभियान के लिए इन्हें इंचार्ज बनाया गया। यूपी में 5 लोकसभा सीटों की मिली है जिम्मेदारी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम
त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। यूपी में 5 लोकसभा सीटों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत पर तय की गई है। चूंकि चुनाव अब नजदीक होने वाले हैं लोकसभा के, उसी को लेकर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है त्रिवेंद्र सिंह रावत को। पूर्व सीएम उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां 5 सीटों के लिए महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर 30 मई से लेकर 30 जून तक तमाम जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें घर घर तक जाकर लोगों को ये समझाया जाएगा कि बीजेपी ने किस तरीके से विकास कार्य किए हैं। इस बीच आपको बता दें, चूंकि चुनाव नजदीक हैं और उत्तर प्रदेश में लगातार जद्दोजहद में इस वक्त पार्टी जुटी हुई है। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।